अमेरिका ने ईरान पर लगातार 7वीं रात एयर स्ट्राइक की है, जिसमें पुल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार पोर्ट पर यह एक हफ्ते में चौथा हमला है, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने टावर की तस्वीर साझा की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कुवैत के एक वाटर डिलेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाने की खबर है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि इसके जरिए भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच मिलती है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी संघर्ष के बीच तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रक्षा विशेषज्ञ जो है यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। देवनाथ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7वें दिन भी जो है एयर स्ट्राइक की गई है दोनों देशों की तरफ से, दोनों देश जो है शांति वार्ता की बात तो करते हैं, लेकिन कदम उनके जो शांति वार्ता की तरफ नहीं रुक रहे हैं। आखिर हालात कहां तक जाएंगे? और जिस तरीके से आज ईरान ने अमेरिका को दो टूक लहजे में कह दिया है कि शांति और युद्ध दोनों तरह की बातें नहीं चलेंगी, एक रास्ता अख्तियार करना होगा, हमारी तरफ से युद्ध का वो रास्ता है। इस चेतावनी को कैसे देखे देवनाथ जी? हाँ, ईरान ने जो ये चेतावनी दी है अमेरिका को, उसके मायने सिर्फ इतना है कि ईरान शायद यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका बातचीत करे। दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये तय कर लिया है कि ईरान पर तब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक कि ईरान नरम होकर डर के घुटने ना टेक दे। बीच में ओमान, कतार और कुछ हद तक पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करा दी जाए, लेकिन जब देखा कि 7 दिन की बमबारी लगातार चल रही है, तो अभी फिलहाल ओमान, कतार, पाकिस्तान सभी मध्यस्थता कराने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा कि ईरान जो है वो दोनों देशों के बीच में जो MOU, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, उसके तहत काम करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम MOU के आर्टिकल 5 को देखें तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान और ओमान के बीच में रहेगा। आर्टिकल 5 में स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में अमेरिका का कोई भी जिक्र नहीं है। ऐसे में ईरान ने ओमान से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद ओमान बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है फिलहाल, तो ईरान ने अपने बलबूते पर ही आर्टिकल 5 के तहत स्टेट ऑफ हार्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चला दी और कहा कि वह स्टेट ऑफ हार्मुज से सभी जहाज़ों को जाने देगा, बशर्ते वो स्टेट ऑफ हार्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराएं। और ईरान ने यह भी कहा कि इसके लिए वो कोई टोल टैक्स फिलहाल नहीं लेगा। तो दुनिया भर के जितने शिप्स हैं, सिर्फ इतनी सी दरकार है कि वह स्टेट ऑफ हार्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराएं। उसके बाद ईरान उनको एक कंट्रोल नंबर दे देता है और कहता है कि आप अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखिए और जाइए। लेकिन अमेरिका फिर भी खुराफाती हरकतें करता रहता है। अमेरिका बार बार दूसरे देशों के ऑयल टैंकर्स के जो कैप्टन्स हैं उनको भ्रमित कर देता है, उनको उकसा देता है कि चलो US नेवी के प्रोटेक्शन में हम तुम्हें स्टेट ऑफ हार्मुज से निकालेंगे, तुम अपना ट्रांसपॉन्डर बंद रखना, रात के अंधेरे में चलेंगे और ओमान के तट से चिपक चिपक कर निकल जाना। तो ऐसे में ईरान जो है इन चोरी छिपे निकलने वाले जहाजों के ऊपर एक छोटा छोटा रॉकेट या मिसाइल बांधकर मारकर उनको चेतावनी देता है। तो फिर अमेरिका को ईरान के ऊपर बमबारी करने का एक बहाना मिल जाता है। यही साइकिल अभी लगातार पिछले 7 दिन से रिपीट हो रहा है। जी
लेकिन देवनाथ जी, जिस तरीके से आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं जो 17 जून को एमओयू हुआ था दोनों देशों के बीच में, उस आर्टिकल का पालन जो है अमेरिका क्यों करने को तैयार नहीं, और जब हस्ताक्षर किए थे तो तब उसको गहनता से जो जांच या परखा क्यों नहीं गया, और अब जब हस्ताक्षर कर दिए तो अब फिर कहीं ना कहीं अमेरिका की गलती है? हाँ, आर्टिकल 5 जो एमओयू है, अमेरिका का इंटरप्रिटेशन दूसरा है। अमेरिका थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा है उसी बिंदु को। अमेरिका सोच रहा है कि उसमें सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि ईरान जो है सेफ पैसेज देगा। ईरान वहां से जो अंडरग्राउंड समुद्री माइंस बिछाई गई हैं उनको क्लीन करेगा, उनको सेफ कर देगा। और ईरान जो दुनिया भर के शिप्स हैं उनको जाने देगा, उनको तंग नहीं करेगा। लेकिन जाहिर बात है, आर्टिकल 5 को मैंने भी कई बार पढ़ा। वो क्लियरली कहता है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है स्टेट ऑफ हार्मुज में अगले 60 दिन तक कम से कम। लेकिन ये और अमेरिका मानने को तैयार क्यों सिर्फ नहीं है ईरान देवनाथ और जी? ओमान स्टेट ऑफ हार्मुज को चलाएंगे। जी, लेकिन ये बात अमेरिका मानने को खुद तैयार क्यों नहीं है, जब लिखित में है ओमान का और ईरान का कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ये हॉर्मुज स्ट्रेट चलेगा, उनका संरक्षण होगा, तो अमेरिका इस बात को, सत्यता को जो है कबूल करने को तैयार क्यों नहीं है? हाँ, अमेरिका दावा कर रहा है बार बार कि उसने बहुत सोच समझकर आर्टिकल 5 पर साइन किया है। और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि आर्टिकल 5 में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि ईरान जो है दुनिया के दूसरे देशों के जहाजों को स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजरने देगा। और ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हार्मुज को और सेफ बनाएगा। यानी वहाँ जो पानी की माइंस, समुद्री सुरंगें बनाई गई हैं, उनको क्लियर करेगा। तो एक ही भाषा को, ये अंग्रेजी में लिखा गया है, दोनों देश अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि आर्टिकल 5 जो है एमओयू का, वो बहुत क्लियरली वही कहता है जो कि ईरान कर रहा है। यानी कोई भी जहाज जाएगा वो ईरान की स्टेट ऑफ हार्मुज अथॉरिटी से परमिशन लेगा। इतनी कोई भयंकर चीज नहीं है। उस जहाज को कोई टोल टैक्स नहीं देना है। सिर्फ इतना बताएगा कि जहाज का नाम क्या है, किस देश का है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या लेकर जा रहा है। उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मुज अथॉरिटी जो है उसको एक कंट्रोल नंबर दे देती है और बोलती है जाओ अपना ट्रांसपोर्टर ऑन रखो और जाओ। जी, लेकिन देवनाथ जी, जिस तरीके से ईरान ने इराक पर हमले किए हैं, कई ठिकानों को तबाह किया है, और जिस तरीके से ईरान की जो है अमेरिका को धमकी आई है कि शांति और युद्ध दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ईरान ने अमेरिका को तबाह करने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी को कैसे देखें? क्या इससे अमेरिका को सबक लेना चाहिए? क्या हालात और बिगड़ने वाले हैं? अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमले भी कर रहा है ईरान पर। ये अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को कैसे देखें और ईरान की चेतावनी को कैसे देखें? हाँ, देखिए, जब ईरान चेतावनी देता है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ चेतावनी देता है। ईरान का रुख बहुत क्लियर है कि अमेरिका बातचीत करे, इसीलिए ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। अभी ईरान ने इराक में जो हमले किए हैं, ये भी इराक की सरकार को चेतावनी देने के बाद ही किया, क्योंकि इराक से कई अमेरिकन आर्मी और एयरफोर्स के बेस ऑपरेट कर रहे हैं। एक और बात है कि बगदाद में जो इराक की सरकार है वो तो अमेरिका की मदद से ही टिकी हुई है सद्दाम हुसैन के जाने के बाद। तो वह सरकार लगातार अमेरिकन ट्रुप्स को आने दे रही है। अगर अमेरिका भविष्य में, निकट भविष्य में कभी ईरान पर जमीनी हमला करता है तो अमेरिका इराक और ईरान की जो 900 किलोमीटर की बॉर्डर है उसका इस्तेमाल करते हुए हमला करेगा। दूसरी बात है, इराक में जो कुर्दिस्तान के लड़ाके हैं उनको भी अमेरिकन CIA प्रैक्टिस दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। इसीलिए ईरान इराक पर बमबारी कर रहा है। देवनाथ जी, लेकिन जिस तरीके से बात करें हम, अमेरिका जो है पहले वो कह रहा था कि ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम उसको नष्ट करना है, उसको तबाह करना, उसको अपने कब्जे में लेना है। ये शर्त को लेकर अमेरिका जो है हमले की बात कर रहा था, युद्ध की बात कर रहा था। देवनाथ जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। हाँ हाँ हाँ, जी, हो ये रहा है कि अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जिन उद्देश्यों के साथ इस युद्ध को चालू किया था,
जैसे कि इराक में सत्ता पलट कर देना, जैसे कि ईरान में सत्ता पलट कर देना, जैसे कि ईरान को बाध्य करना कि वह भविष्य में न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। अमेरिका ने शुरुआती दौर में कोशिश की कि ईरान के अंदर एक विद्रोह हो जाए और ऐसी सरकार को अमेरिका वहां बिठा दे जो कि अमेरिका के इशारों पर नाचे, ताकि भविष्य में ईरान का जो कच्चे तेल का व्यवसाय है वो अमेरिका के हाथ में आ जाए। लेकिन इनमें से किसी भी मुद्दे पर आगे बात नहीं बढ़ रही है। अब तो ऐसा एक मुद्दा सामने आ गया है, अमेरिका भी जोर मार रहा है सिर्फ एक मुद्दे के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान खोल दे। जबकि आश्चर्य की बात है, विडंबना की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो 28 फरवरी के पहले खुला था। 28 फरवरी के पहले तो ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ये तो 28 फरवरी की रात को जब इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करके आयतुल्लाह अली खamenei और उनके 30 जनरल्स और राजनीतिज्ञों को मार डाला, उसके बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया। तो अभी एक ही तरीका है कि अमेरिका जल्दी से बमबारी बंद करे, और अब या तो कतार में या दोहा में मस्कट में यानी ओमान में बातचीत भी सिलेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी, लेकिन सुलह हो ही नहीं पा रही है ना। जिस तरीके से अमेरिका पहले मैंने आपसे कहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो बात कर रहा था, लेकिन अब फिलहाल परमाणु की बात ना होकर पूरी जो है अमेरिका की कवायद जो है, पूरी निगाहें जो हार्मुज स्ट्रेट पर है। क्या माना जाए अमेरिका का मेन मोटिव जो है हार्मुज स्ट्रेट पर साझेदारी है? क्या वो साझेदारी चाहता है हार्मुज स्ट्रेट पर? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बीच में एक बड़ा हास्यास्पद सा बयान दिया था कि अमेरिका भी टोल टैक्स लेगा। अभी 4 दिन पहले उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। ये क्या कि अमेरिका 20% टैक्स लेगा और सामान गुजर रहा है। बात है कि उनके अपने मित्र देशों के दबाव के चलते 1 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। तो अमेरिका क्या भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल कर सकता है? फौजी तौर पे तो असंभव है, क्योंकि अमेरिका चाहे ईरान की पूरी नेवी को तबाह कर दे, मिसाइलों को तबाह कर दे, लेकिन ईरान को कुछ भी नहीं चाहिए। 2 छोटी छोटी नावें वहां धाऊ बोलते हैं, जिनमें ओबी मोटर लगा होता है। बात 2 छोटी छोटी जो धाऊ ले ले ईरान, और उसमें 2 छोटी छोटी मिसाइलें लगा ले, और 2 छोटे छोटे AK-47 लगा ले, और 4 देशभक्त ईरानियों की दरकार है, जो कि ईरान में कमी नहीं है। ईरान में 14 साल 16 साल के बच्चे लड़के तैयार हैं देश के लिए जान देने के लिए, और उनसे हमला कर दे जो भी शिप बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जा रहा है। तो अमेरिका भले ही ईरान की पूरी एयरफोर्स को, नेवी को नष्ट कर दे, भविष्य में वो ईरान के भले ही बड़ी बड़ी सारी मिसाइलों को खत्म कर दे, लेकिन ये छोटी छोटी जो धाऊ होती हैं, वहाँ लोकल मेड बोट्स लकड़ी की ही बनी होती हैं, इनको रोकना असंभव है। जी, देवनाथ जी, क्या माना जाए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट को देश दुनिया के पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत ना हो, दुनिया को इसलिए खुला रहना चाहिए, उसके वो पक्षधर हैं। दूसरी तरफ उस पर वो नाकेबंदी करते हैं और ईरान को पूरी जिम्मेदारी ठहराते हैं, जबकि ईरान कह चुका है कि वो हार्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की जो है किसी प्रकार की नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले उसकी शर्त यही थी कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी को हटाए। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका ये चाहता है कि नाकेबंदी ना हटे, बनी रहे, ताकि दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत होती रहे? क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल है, जिस देश को चाहिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो क्या वो अपने हार्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करके दूसरी तरफ अपने कच्चे तेल के आयात को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना चाह रहा है क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि इस युद्ध के कारण और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रहने के कारण अमेरिका की पौबारा हो गई है। अमेरिका जानता है कि दुनिया के देशों को कच्चा तेल चाहिए, गैस चाहिए। अमेरिका में कच्चा तेल और गैस सरप्लस पैदा होता है। अब अमेरिका उनको बेच बेच के खूब डॉलर कमा रहा है। एक इनडायरेक्ट फायदा ये भी हो गया कि कच्चा तेल जो कि
जो अमेरिका पहले 1 मार्च के पहले अमेरिका कच्चा तेल बेचता था $68 प्रति बैरल, और युद्ध की विभीषिका में कच्चे तेल ने छलांग मारी, और कच्चे बीच में तो कच्चे तेल का कीमत $110 प्रति बैरल हो गया था, बिल्कुल। जो अभी भी 80 या $85 प्रति बैरल है। तो कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई, तो अमेरिका के तो पौ 12 हो गए, वो ज्यादा कच्चा तेल और गैस बेच रहा है भारत को भी, और वो पर बैरल ज्यादा मुनाफा भी कमा रहा है, और यह ट्रेंड भविष्य में भी चलता रहेगा। अब तो अमेरिका ने वेनेजुएला के भी ऑयल इंडस्ट्री पर काबू कर लिया है, तो वेनेजुएला का जो कच्चा तेल है उसको भी अमेरिकन कंपनीज ही एडमिनिस्टर करेंगी, अमेरिकन कंपनीज चलाएंगी और अमेरिका की कंपनी बेचेंगी। तो अमेरिका के तो बल्ले बल्ले हो गए। जी। अब जिस तरीके से ईरान ने चेतावनी दी है, इसके बाद के हालात क्या होने वाले हैं भविष्य को लेकर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या हालात बनेंगे मिडिल ईस्ट में। हालांकि शांति की तो कोई हमें दिशा नजर नहीं आ रही है, लेकिन ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से दो टूक लहजे में चेतावनी दे दी है कि शांति और युद्ध दोनों नहीं चलेगा। तो अब अमेरिका का क्या रुख होगा इस चेतावनी के बाद? हाँ, जब ईरान कहता है कि शांति और युद्ध दोनों नहीं चलेगा, जाहिर बात है यह मतलब इसका एक ही है कि युद्ध ईरान नहीं चाहता। ईरान कहता है कि सिर्फ शांति लाओ, कैसे? बातचीत करके। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी हैं, एडवाइजर्स हैं, उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि अगर उन पर और ज्यादा बॉम्ब्स गिरा दिए तो या तो ईरान डर के मारे घुटने पर आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगते हुए अमेरिका की शर्तों पर डॉटेड लाइन पर साइन कर देगा, या अमेरिका में ऐसे भी एडवाइजर्स की कमी नहीं है, व्हाइट हाउस में या पेंटागन में या सीआईए में, जो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि और बॉम्ब गिराओगे तो ईरान की जनता हैरान होकर, परेशान होकर, बढ़ती महंगाई के चलते अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देगी, जैसा पहले हो चुका है। 28 दिसंबर को अगर हम याद रखें, ईरान की जनता लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गई थी सरकार के खिलाफ। पूरा जो जलसे प्रदर्शन ईरान की सरकार के खिलाफ जनवरी के पूरा पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता चला। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि शायद बॉम्ब गिराते रहेंगे तो ईरान की जनता अपनी सरकार से परेशान होकर फिर से विद्रोह कर देगी। जी। अब लेकिन जिस तरीके से ईरान जो है इराक पर हमला कर रहा है, जॉर्डन पर हमला कर रहा है, कतर पर हमला कर रहा है, कुवैत पर हमला कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को भी जो है मुश्किलों में डाला जा रहा है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका के कहने पर ये मिडिल ईस्ट के तमाम जो देश हैं क्यों अमेरिका को अपनी जो है सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी जगह अपने देश को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे की क्या कुछ वजह माने? हाँ, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं इनमें डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये सब डायनेस्टिक हैं, यानी परिवारवाद है। कहीं पे शाह है, सुल्तान है, शेख है, अमीर है। तो इन सबको मालूम है कि अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है, इनको जायदाद कहाँ से मिली थी? अपने दादा पिताजी से। और इनको मालूम है कि अगर उसी जायदाद को, अपनी जो सत्ता है, इसको अगर उन्हें अपने बेटों को और अपने पोतों को देनी है तो अमेरिका ही इस तरह की सुरक्षा और स्टेबिलिटी दे सकता है। इसीलिए ये सब अमेरिका के साथ चिपके हुए हैं, अमेरिका के शरण में रहते हैं। जी। अब लेकिन जिस तरीके से हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, 7 दिन से लगातार जो है अमेरिका ईरान एक दूसरे पर स्ट्राइक कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, मशीनरी को तबाह किया जा रहा है, सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इसके आगे के हालात क्या कुछ बनते हुए नजर आएंगे? क्या जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि वो शांति के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध भी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान दो टूक लहजे में समझाता हुआ नजर आ रहा है कि भैया दोनों चीजें नहीं चलेंगी। तो अब इसके बाद की हम तस्वीर को कैसे देखें? क्या कुछ तस्वीर जो है आने वाले दिनों में बदल सकती है? क्या कुछ हालात जो है मिडिल ईस्ट में निर्मित हो सकते हैं? और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया जो है पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत से फिर से जूझ रही है, इसको लेकर अब क्या कुछ जो हालात बनते हुए नजर आएंगे? यहाँ बहुत जल्दी ही बातचीत शुरू होगी। कोई भी युद्ध से तो रुका नहीं, चाहे वियतनाम वार हो, अफगानिस्तान वार हो, सभी युद्ध कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर ही सॉल्व हुए हैं। बहुत जल्दी बातचीत शुरू होगी, शायद जेनेवा में भी शुरू हो सकती है। जी।
तो क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर यूएन जो है यूएनएससी है वो मध्यस्थता कर सकता है क्या? जिस तरीके से वहां के जो महासचिव उनका बयान सामने आया था कि मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने कहा था कि वो पर्दे के पीछे से अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर यूएनएससी में भी जो है मुद्दा उठ सकता है? फिलहाल ये मुद्दा यूएनएससी में शायद आएगा नहीं, क्योंकि वहां अमेरिका की वीटो पावर ही चलती है। जी। चलिए देवनाथ जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिडिल ईस्ट के हालातों पर लगातार जो है हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देश ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों पर जो है हमले कर जो है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान तबाह कर रहा है। और ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है कि युद्ध और शांति वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे।